गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा है अपने आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मैं का दूसरा एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ये 2015 का जो क्वेश्चन था गेटको का, उसका मैं एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूँ। दैट गोइंग टू एनालिसिस ऑफ द 2015 क्वेश्चन आस्क्ड इन गेटको एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैंने कल भी 2017 का जो क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया था उसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है एनालिसिस में हमको क्या मिलता है। आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं माय डियर दोस्तों। एनालिसिस से हमको तीन चीज मिलता है। पहला चीज मिलता है ये कौन सा चैप्टर में ये आता है, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच चैप्टर, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन का कितना डेप्थ में आ सकता है, एंड ये कहां तक पूछ सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये तीन चीज हमको मिलता है। कौन सा चैप्टर में आता है तो हमको ये चैप्टर का एनालिसिस से पता चल जाएगा। कितना डेप्थ में आता है, मतलब क्वेश्चन कितना डेप्थ तक ये पूछ सकता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है, थर्ड इज आल्सो व्हाट एक्सटेंशन, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, गेट लेवल तक जा सकता है कि इंडियन इंजीनियर सर्विस तक जा सकता है, क्या यूपीएससी लेवल तक जा सकता है, कि एनी स्टेट लेवल तक जा सकता है, कि एसएससी जेई तक जा सकता है। व्हाट एक्सटेंट ही विल कैन एक्सटेंड, व्हाट एक्सटेंड ये जा सकता, कहाँ तक ये जा सकता है। तो ये एनालिसिस से हमको पता चलता है। तो हम आज छोटा सा 40 तक की 50 से क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे कहाँ तक आता है, 2015 क्वेश्चन और 2000 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, डे बाय डे हार्ड होते जा रहा है कि थोड़ा कम हार्ड होके जा रहा है कि इजी होके जा रहा है, ये हमको सारे डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। 2015 में क्वेश्चन नंबर वन का, ये क्वेश्चन नंबर वन है 2015 का जो गेटको का, टू हिटर क्वेश्चन नंबर वन। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुल माय डियर। चाहे आप कितना टैलेंट बंदे हो, कितना टैलेंट स्टूडेंट हो, चाहे आपने बहुत सारे कोचिंग लिया, बहुत एक्सपीरियंस है, और चाहे आप कितना टैलेंट होशियार बंदे हो, लेकिन डोंट एक्साइट। कोई भी एग्जाम को जाने से पहले एक्साइट मत होना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेट किया है, जो सेटर ऑफ द क्वेश्चन, नो द मेंटालिटी ऑफ द सेटर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सेट किया है उसको मेंटालिटी हमको जानना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैनॉट क्रैक द एग्जाम। ठीक है, लेट्स। तो टू हिटर रेटेड 500 वाट, 500 वाट, 250 वोल्टेज, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला क्या है, ये कौन सा चैप्टर में आया है, कनेक्टेड सीरीज, एक्रोस है 250 वोल्ट, एक्रोस है 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज मींस द टोटल पावर डर्न फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, कितना पावर ये कंज्यूम करेगा। कौन सा है, दो हीटर कनेक्शन हुआ है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। दो हीटर को हमने सीरीज कनेक्शन किया है, क्या है, दो हीटर का सीरीज कनेक्शन हुआ है। क्वेश्चन और पढ़िए, टू हीटर रेटर एट 500 वाट 250 ईच। दो हीटर है, सपोज ये हीटर नंबर वन है और ये हीटर नंबर टू है, दिस हीटर नंबर वन एंड हीटर नंबर टू। ठीक है, क्लियर हो गया। टू हीटर एट 500 वाट 250 वोल्ट ईच आर एट कनेक्टेड इन सीरीज एक्रोस है। इसको कितने कनेक्शन किया, कहां से एक्रोस में किया, 250 वोल्ट एक्रोस में कनेक्शन किया, 250 वोल्ट एक्रोस में कनेक्शन किया, करंट एक्रोस 250 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज में द टोटल पावर डन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, कितना पावर डन करेगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाट द पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है माय डियर, पावर का दो फॉर्मूला है, यू कैन यूज पावर इक्वल टू, व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू सिंपली v into I, पावर इक्वल टू सिंपली I स्क्वायर इंटू R, और पावर इक्वल टू सिंपली v स्क्वायर बाई R। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट में रखना है। जैसे कौन सा आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ है, इज कम फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्वेश्चन नंबर वन। ये थोड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऑलवेज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। हीटर, हीटिंग हीटर पूछ लेगा, 2 वाट लगा देगा, 2 वाट लगा देगा, 2 बल्ब लगा देगा, 60 वाट का 40 वाट का बल्ब, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्रो हो रहा है, कौन सा बल्ब ज्यादा हीट हो रहा है, कौन सा बल्ब ज्यादा फ्यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, व्हाट इज आर, हमको पहले r निकालना पड़ेगा, r इक्वल टू व्हाट इज पावर v स्क्वायर बाय r, r इक्वल टू
दैट इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाई पी, समझ में है ना। तो व्हाट इज आर वी स्क्वायर, वी कितना है, व्हाट द नेट वोल्टेज है ना, वी कितना मेरे भाई डियर है ना, 250 वोल्टेज है ना, 250 इंटू 250 बाई पावर कितना है 500 है ना, इक्वल कितना 125 ओम, 125 ओम रेजिस्टेंस। मैं क्यों ये किया, मैंने क्यों रेजिस्टेंस निकाला आपके दिमाग में, सर ये सर क्या रेजिस्टेंस निकला, मैंने इसलिए बोला यदि टू सर्किट बा टू रेजिस्टेंस विल कनेक्ट इन सीरीज, जब सीरीज कनेक्शन होगा द टोटल रेजिस्टेंस विल बी एडेड, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी एडेड, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो एक का रेजिस्टेंस कितना है 125, दूसरा का रेजिस्टेंस कितना है 125, वोल्टेज कितना सप्लाई है 250 वोल्टेज, वाट कितना है 500 वाट, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ईच का कितना पावर कंजप्शन होगा ये पूछ रहा है, क्लियर हो गया अभी समझ में। पर टोटल रेजिस्टेंस ये समझ R1 एक का कितना होगा 125 ओम, दूसरा कितना हो गया 125 ओम, टोटल रेजिस्टेंस का भरती R टोटल इक्वल टू 125 प्लस 125 कितना है 250 ओम हो गया, क्लियर हो गया 250 ओम। देन व्हाट इज पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है ना, व्हाट इज टोटल पावर इक्वल टू वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर बाय आर, व्हाट इज वी, वोल्टेज कितना दिया हुआ है मेरे भाई, वोल्टेज कितना है 250 है ना, कितना 250 बाई आर कितना है 250, तो कितना हो गया 250 से पावर हुआ। देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ ना, सब दोनों का वोल्टेज सेम होगा, देखिए ये दोनों का वोल्टेज सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम होगा, पावर जितना हुआ आधा कर देने का, पावर कितना है 500 तो डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 250, क्लियर हो गया। सपोज इसमें 1000 वाट होगा तो व्हाट दी पावर 500, इसमें 750 होगा व्हाट इज 700 होगा व्हाट दी पावर 350 है ना, इसमें जितना पावर होगा उसमें सीधा डिवाइड कर देना 2, देखना वोल्टेज सेम है कि नहीं, सीरीज कनेक्शन है कि नहीं, सीरीज कनेक्शन होगा, यदि सीरीज कनेक्शन होगा और दोनों का वोल्टेज सेम होगा है ना, देन द पावर मस्ट बी रिड्यूसेस, पावर मस्ट बी हाफ। तो उसमें ये कंक्लूजन क्या होता है, इसलिए हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला चैप्टर हम पढ़ा था क्या है, यदि सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टीज क्या है और पैरेलल सर्किट का प्रॉपर्टीज क्या है। सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टी क्या है, द करंट विल सेम, द वोल्टेज मस्ट बी एडिटिव नेचर, द वोल्टेज मस्ट बी डिफरेंट, द वोल्टेज डिवाइडर विल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, ठीक है, एंड द पावर मस्ट बी एडिटिव इन नेचर, ठीक है ना, क्लियर होगा, पावर मस्ट बी एडिटिव, ये रेजिस्टेंस विल बी एडिटिव इन नेचर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको देख के हुए ये जितना सारे प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज देखते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 1 नंबर क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्या है टाइम फ्यूज होगा, फ्यूज जल जाएगा, वाट लगा देगा 40 वाट 60 वाट का वाट लगा देगा, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है, थोड़ा कंसिडर दिस टाइप क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कौन सा क्वेश्चन बुलवान कहाँ पे आया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, ठीक है, क्लियर हो गया है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम 2 नंबर क्वेश्चन को जाते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 3 + 4 cos 3t, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है माय डियर है ना, दिस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए हमेशा पूछता है, व्हाट द आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है Im/√2 है ना। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, दिस इज वैल्यू, दिस इज डीसी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड योर डीसी वैल्यू, ये क्या है डीसी एंड दिस इज एसी, ये क्या है डीसी, ये हो गया एसी, क्लियर हो गया, दिस इज द डीसी वैल्यू, दिस इज एसी वैल्यू। तो हाउ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डीसी कैसे फाइंड करेंगे, एसी का आरएमएस वैल्यू क्या है, आपको एसी का आरएमएस वैल्यू का आई आरएमएस इक्वल टू दिस इज कॉल्ड द Im/√2, ये है ना मेरे भाई, दिस इज द आई आरएमएस इक्वल Im/√2, लेकिन डीसी कैसे लगा, आई आरएमएस फॉर्मूला, आई आरएमएस इक्वल डीसी वैल्यू देगा होगा तो डीसी का स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला Im/√2 का स्क्वायर का √2 भरे, दिस इज द आई आरएमएस वैल्यू फॉर्मूला। तो व्हाट इज दिस इज डीसी एंड दिस इज व्हाट इज एसी, तो एनी करंट एंड वोल्टेज वेव, कोई कौन सा वेव है दिया है, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू वोल्टेज दिया है। तो हमने आपको बताया था, ऑल ऑफ यू नो दैट any current and voltage wave can be represented in साइन एंड कोसाइन फंक्शन, कोई भी करंट एंड वोल्टेज वेव को हम साइन कोसाइन फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, आई टी इक्वल टू आई एम साइन थीटा, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, व्हाट इज आई टी, आई टी इज आल्सो कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज आई एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट,
व्हाट इज साइन, साइन इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट थीटा इक्वल टू ओमेगा इन टी, एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैं लिख रहा हूं आई टी, लिख सकते हैं आई टी इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो समझ में, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, this is also called a maximum value, this is called a trigonometry function and this is called angular displacement, this is theta equal omega t। क्लियर हो गया। तो इसे r1 कैसे निकालेंगे, dc का स्क्वायर प्लस sc का बाय रूट 2 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको करते हैं क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो करेंगे कितना हो गया, कितना 9 है ना, 9 प्लस कितना, अच्छा 16 बाई 4, 16 बाई 2 8, तो रूट 17 इक्वल टू रूट 17 कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इससे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसे ये भी क्वेश्चन कहां से आया, दिस क्वेश्चन फ्रॉम दी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में ये आया है, ठीक है। तो हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन फ्रॉम दी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। The instantaneous value of the power is purely inductive circuit, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिक, तो ये भी कहां से आया, ये भी कहां से आया, व्हाट इज कम फ्रॉम, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया। देखो 3 नंबर तीनों क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम लाइफ नहीं जा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, हम आपको पूछने रह गए ये कैसे आएगा, हम एनालिसिस कर रहे हैं। You can go to analysis of the question एनालिसिस में हमको पता चलता है ये कहां से क्वेश्चन आएगा, कितना डेप्थ है, कहां तक एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे हम क्वेश्चन में द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, व्हाट डू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट डू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, व्हाट डू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर। इंस्टेंटेनियस मतलब at the time, same time, at the instant of time, what is the current flowing at the instant of time, what is the voltage produced, what is the voltage developed at the instant of time, what is the power consumed, what is the power sharing, what is the power dissipated at the instant of time, this is also called instantaneous power। क्लियर हो गया है ना। तो इसे यह डेफिनेशन है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव, देखिए ये क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट द पावर कंज्यूम इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम कितना होगा 0, व्हाट इज दी, है ना, एनर्जी स्टोर इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट E इक्वल टू हाफ इनटू Li स्क्वायर, है ना। सिमिलरली व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट इंस्टेंटेनियस पावर कितना चेंज होगा कि कांस्टेंट होगा, चेंज होगा कि कांस्टेंट होगा कि 0 होगा कि नॉन। देखिए मैक्सिमम लोग को 0 मार्क आएंगे, मैक्सिमम लोग को 0 मार्क आएंगे, क्यों, क्वेश्चन को बोल रहे ठीक से पढ़ नहीं पड़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, ऐसे फंडामेंटल है, रट्टा मार के जाएंगे। द पावर कंज्यूम प्योर इंडक्टिव सर्किट इक्वल 0, द पावर कंज्यूम प्योर कैपेसिटर सर्किट इक्वल टू 0, द पावर कंज्यूम बाय द पावर डिसिपेशन ऑफ द प्योर सर्किट इक्वल टू Vrms into Irms और Vm Im by 2, Vm by root 2 into Im by root 2 इक्वल टू Vm Im by 2। ये कहां पढ़ेंगे हम लोग को, ऐसे फंडामेंटल पढ़ा है। इसलिए सब लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब गलत करके आएंगे, गलत करके किसको आंसर मारेंगे, 0 को मार्क आएंगे, किसको मार्क आएंगे 0 को मार्क आएंगे। दिस 0 इज नॉट चेंजिंग। तो क्या है, व्हाट द भी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सपोज दिस इज सिंपल इंडक्टर, दिस इज L, व्हाट द करंट I, what this voltage equal to V, this voltage equal to V, what is V equal to L into di by dt, what is power equal to V into I। तो V मतलब क्या है, V को V क्या L di dt into I, तो क्या है इक्वल टू L into I into di by dt नेचर, दैट मीन्स द चेंजिंग द रेट ऑफ चेंज। मैंने कल बताया था 2017 में जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, क्या है ये इंडक्टर क्या करेगा, चेंज ऑफ द करंट को अपोज करेगा, अपोज द चेंज ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा, वोल्टेज को अपोज करेगा। देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आया है, लेकिन 2015 में क्या पूछा, जो इंडक्टर एकस में जो वोल्टेज है बाय द पावर है, तो चेंजिंग है ना कांस्टेंट, दिस आल्सो कॉल्ड चेंजिंग। सपोज जो क्वेश्चन में पूछ लेता है इंस्टेंटेनियस पावर मतलब जगह में द पावर कंज्यूम, है ना, द पावर कंज्यूम इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, तो आंसर होगा 0, बट दिस आंसर इज क्या है, चेंजिंग इन नेचर। क्लियर हो गया अभी। तो दैट एक्सटेंस तक हम लोग आ सकते हैं माय डियर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन द स्टैंडर्ड बीएच कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखिए ये कहां पे आया,
ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दिस इज द मैग्नेटोस्टैटिक्स, है ना। कहाँ से आया ये? मैग्नेटोस्टैटिक्स में आया। मैग्नेट कहाँ पाया? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आया। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम आते हैं बीएच कर्व। बीएच कर्व, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आपको ध्यान रखा होगा बीएच कर्व में क्या पता चलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम जा और एक क्वेश्चन आपको और एक सलाह दे रहा हूं, क्या है, डोंट गो इनसाइड द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या जाना चाहते, देखिए ईच एंड एवरी कंप्यूटर एग्जाम के लिए, मैं भी कंप्यूटर एग्जाम देकर आया हूं, हर कंप्यूटर एग्जाम का एक तरीका होता है। सपोज हम डीपली जाएंगे, डीपली घुसेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमको 2-3 आंसर मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस एंगल से हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, इन स्टैंडर्ड बीएच कर्व एक्स एक्सिस, बीएच कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। सपोज हम बीएच कर्व रिप्रेजेंट लिखेंगे, बीएच कर्व ना, दिस इज कॉल्ड बी magnetic flux density, this is the magnetic field strength, H equal to N into I by L, B equal to mu to H, ये फॉर्मूला, B direct proportional to H, B direct proportional H and B equal to mu into H. What is the mu? Mu is also called permeability. What is mu? Mu is permeability. Permeability, these of any magnetic substance is also called permeability formula. Mu equal to 4 pi in 10 to minus 7 हेनरी पर मीटर। ये फार्मूला को याद रखने के लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं, आप भी बोल रहा हूं, आप भी याद रखिए, ठीक है। तो बी एच कर्व एक्स एक्स से हमने बी लिया, वाई एक्सिस में सॉरी एक्स से हम लोग को क्या लिया, बी लेंगे, एक्स से हम लोग को बी लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्स लेंगे एच, बी एच सॉरी दिस इज द एक्स एक्सिस है ना, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है ना। बी एच कर्व, बी एच कर्व समझ में, दिस इज आल्सो बी एच कर्व है ना। एक्स में क्या है, व्हाट इज बी एच, देखिए दिस इज द रिटेंटिविटी है ना, क्लियर हो गया। तो दिस इज द बी एच कर्व है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कोरोसिव, दिस इज द कोरोसिव फोर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी समझ में है ना, रिटेंटिविटी क्लियर हो गया, बी रिटेंटिविटी। लेकिन मैंने क्या लिया है ना, एक्स एक्सिस में मैंने क्या लूंगा, एक्स से लूंगा मैंने बी एंड वाई एक्सिस में लूंगा एच, एक्स में क्या लूंगा बी लूंगा, तो ये एक्सिस में सब बी ले लूंगा, वाई में सब एच लूंगा, तो एक्स एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा रिटर्न। सपोज मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो देखिए ये बी एच कर्व उल्टा, बी में कहाँ लेंगे, बी में लेंगे एक्स एक्सिस में, वाई लेंगे है ना एच, बी लेंगे वाई एक्सिस में और एच लेंगे है ना एक्स एक्सिस में, दैट मींस एच बी कर्व, ये उल्टा का बी एच कर्व है ना, बी एच कर्व में, इसलिए डोंट कंफ्यूजन। नीचे भी वो एक ऑप्शन है कोरोसिव फोर्स एंड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है ना, कोरोसिव फोर्स एंड रेसिडुअल में ये भी कोर्स है ना, रिटेंटिविटी डिस्क्राइब द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, कोरोसिव फोर्स है ना, समझ में आया है ना, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का और ये हो गया वाई एक्सिस का, चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रिटेंटिविटी है ना, तो चेंज होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा रिटेंटिविटी हो जाएगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में होगा क्या है कोरोसिव फोर्स, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, बी एच कर्व वाला रिटेंटिविटी एंड कोरोसिविटी है ना, और ये होगा कोरोसिविटी फोर्स, ये होगा रिटेंटिविटी। सपोज उसको उल्टा लेंगे तो ये हो गया रिटेंटिविटी, वो हो गया कोरोसिविटी फोर्स, ठीक है ना। आपको ध्यान देके इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी क्वेश्चन कहाँ आ गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया मेरे भाई, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा। देखो दिस इज आल्सो फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, द 2 वाट मीटर मेथड फॉर 3 फेज सर्किट, 2 वाट मीटर मेथड फॉर 3 फेज सर्किट, 2 वाट मीटर फॉर 3 फेज सर्किट इज प्रिफरेबल ओवर द अदर मेथड है ना, अदर मेथड हमने 2 वाट मीटर मेथड को प्रिफरेबल करते हैं कंपेयर टू द अदर मेथड, क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वाट मीटर मेथड, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वाट मीटर मेथड फॉर 3 फेज सर्किट इज प्रिफर ओवर द अदर मेथड, अदर मेथड के लिए, अदर मेथड के बजाय से हमने 2 वाट मीटर प्रिफर करते हैं, क्यों मेरे भाई। ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 फेज सर्किट में, पावर मेजरमेंट 3 फेज सर्किट, power measurement 3 phase circuit by the help of the different methods, single watt meter method, 2 watt meter method and 3 watt meter method.
सिंगल वाट मीटर, हमेशा रट्टा मार के याद रखना मेरे भाई दोस्त लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा इक्वल, ये सर्किट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा ऑलवेज आस्क ऑन दिस क्वेश्चन, है ना, ऑलवेज हमेशा आएगा। पावर फैक्टर पूछ लेगा, दोनों का सेम होगा तो पावर फैक्टर कितना है, और सिंगल वाट मीटर में तो 2 वाट मीटर 3 वाट मीटर का क्यों हम यूज करते हैं, व्हाई यू कैन यूज, ठीक है। तो 2 वाट सिंगल वाट मीटर मेथड कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द बैलेंस सर्किट के लिए एप्लीकेबल होगा। सिंगल वाट मीटर मेथड एप्लीकेबल ओनली फॉर द बैलेंस सर्किट। 2 watt meter method applicable both balanced and as with the unbalanced circuit. 3 watt meter method applicable only for the unbalanced circuit, ठीक है। बैलेंस सर्किट के लिए यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम बैलेंस भी कर सकते। बैलेंस करने के 3 वाट मीटर जरूरत क्या है, वन सिंगल वाट मीटर इज मोर देन सफिशिएंट टू मेजर द पावर इन एनी बैलेंस्ड सर्किट, ठीक है, क्लियर हो गया। बैलेंस मतलब क्या है, कोई भी स्टार कनेक्शन हो कि डेल्टा कनेक्शन हो, उसका इंपीडेंस चारों ब्रांच में सेम होना चाहिए। ईच आर्म हैविंग इंपीडेंस सेम एंड द फेज एंगल सेम होगा, द फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए और उसका इंपीडेंस सेम होना चाहिए, देन द सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज बैलेंस सर्किट, क्लियर हो गया माय डियर। 2 वाट मीटर मेथड हम इसलिए प्रेफर करते हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, बैलेंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ऑन बैलेंस के लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए हमने ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड कैन बी एस्टिमेटेड, है ना, इसमें पावर फैक्टर, यस पावर फैक्टर मध्य एस्टिमेट कर सकते हैं। इट कैन यूज फॉर द स्टार और डेल्टा कनेक्टेड लोड, ये स्टार डेल्टा कनेक्शन लोड भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। और क्या है, इट कैन यूज फॉर द बैलेंस और अनबैलेंस लोड, ये दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, है ना। इसलिए पहला हमेशा करेक्शन को, हमेशा जो ऑप्शन को हमेशा देख लेना। सपोज आंख बुझ के सपोज आप जल्दबाजी करोगे, सब क्या करोगे, इसको राइट मार्क आओगे, इट इज यूज ओनली यूज फॉर द बैलेंस ऑन बैलेंस सर्किट, नो डाउट इट इज यूज फॉर द ऑन बैलेंस दोनों के लिए, लेकिन ये क्या है, स्टार के लिए भी यूज कर पाएंगे, डेल्टा पे कनेक्शन भी कर सकते हैं, यूज स्टार कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, डेल्टा पे कनेक्शन यूज कर सकते हैं। पावर फैक्टर लोड के ना, ये इसमें पावर फैक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 10 इक्वल फॉर्मूला है ना, 10 इक्वल टू √3 इंटू W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2, इससे हमने फाई इक्वल टू निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स समथिंग, ये फाई निकल गया तो हम पावर फैक्टर इक्वल टू क्या है, cos फाई भी हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए तीनों के लिए ऑल आर द ऑप्शंस आर करेक्ट, क्लियर। देन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो लाप्लास ट्रांसफर यूज फॉर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, दिस क्वेश्चन ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, नहीं तो नेटवर्क थ्योरी में लेते हैं। नेटवर्क थ्योरी मतलब क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेचुरली सर्किट एनालिसिस बोलते हैं, सर्किट नेटवर्क सर्किट बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो ये कहाँ हम एप्लीकेबल करते हैं ना, तो देखो एक चीज याद रखना हमेशा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये लाप्लास ट्रांसफर एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। ये एस डोमेन को, है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन के बदले हम लोग एस इक्वल जे ओमेगा, है ना, क्लियर हो गया, है ना। ये कहाँ हम एप्लीकेबल करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ट्रांसफर फंक्शन और स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने के लिए, ट्रांसफर फंक्शन के निकालने के लिए और स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालने के लिए अभी हम लोग को यूज करते हैं, किसको, लाप्लास ट्रांसफर को, है ना। और कैसे करते हैं, है ना, कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी को जानने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफर का हम यूज करते हैं, ठीक है। और टू नो दिस सिस्टम स्टेबिलिटी बा सिस्टम एनालिसिस बा स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और यूज एस डोमेन इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन के जगह में हम एस डोमेन यूज करने के लिए भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफर यूज करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफर, माइंड, क्लियर हो गया अभी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाप्लास ट्रांसफर यूज पर किसके लिए यूज करते हैं, फाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, नो एनी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, है ना। लीनियर डिफरेंशियल एनी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नंबर 1। कन्वर्टिंग नॉन लीनियर इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, नो, इसका ताकत नहीं है नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग डिफरेंशियल, यस इट इज कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन, दैट मींस
एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे है ना, सपोज लिनियर इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, इसको कन्वर्सन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को है ना, ये पार्ट इज करेक्ट है ना। एंड फॉर फाइंड द इनिशियल नो इनिशियल कंडीशन सिस्टम, हम लोग क्या है, in order to find out the Laplace, in order to find the transfer function of any system, put the initial condition should taken as 0, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग खुद पुट करते हैं, इनिशियल कंडीशन शुड टेकन एज 0 मतलब t इक्वल 0 द इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन डाल के एंड वी कैन पुट द इनिशियल कंडीशन, वी कैन फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी गिवन सिस्टम, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर द, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म खुद नहीं करता, हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम, पुट इनिशियल कंडीशन शुड टेकन एज 0, इनिशियल कंडीशन को 0 हम पुट करके आउटपुट डिफरेंशियल द लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशन शुड टेकन एज 0, दिस इज नोन एज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, क्लियर हो गया है ना। तो इसके लिए दिस सिस्टम भी नहीं है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी कहां से आया, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, जैसे ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, ओवरशूट इन ए टाइम रेस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम, ये आ गया कंट्रोल सिस्टम, नया चैप्टर आ गया है ना, दिस इज कॉल्ड योर कंट्रोल सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर कंट्रोल सिस्टम, ये आ गया कंट्रोल सिस्टम में आ गया न्यू चैप्टर है, हमने कंट्रोल सिस्टम देखा नहीं था, अभी कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन आ गया, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है आस्क, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, क्वेश्चन ओवरशूट जो है वो क्या दर्शाता है, व्हाट द एक्सप्लेन अबाउट द ओवरशूट। मैं थोड़ा क्वेश्चन को नीचे करूंगा है ना, ओवरशूट मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर रहा हूं है ना, ओवरशूट इन ए टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज इंडिकेशन ऑफ, जब टाइम डोमेन रेस्पॉन्स जो ओवरशूट है वो क्या दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्या दर्शाता है माय डियर है ना। इससे आपको थोड़ा आईक्यू, सब क्वेश्चन मिलता नहीं है माय डियर, सब क्वेश्चन मिलता नहीं, आपको खुद का थोड़ा आईक्यू यूज करके भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। उस आईक्यू यूज ओवरशूट इन अ टाइम रेस्पॉन्स द कंट्रोल सिस्टम इज इंडिकेशन द फाइनल वैल्यू द आउटपुट, ये क्या बताता है, आउटपुट का फाइनल वैल्यू, कोई भी आउटपुट का फाइनल वैल्यू, मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर करता है, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, नॉन ऑफ दिस, इसमें कौन सा नहीं, ये तो 4 ऑप्शन, ये तो कुछ नहीं, हम तीनों ऑप्शन में हमको पता करना पड़ेगा। पहले आपको मानना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय द ओवरशूट, ओवरशूट क्या है। तो हमारा 3 कंडीशन है मेरे भाई, पहला कंडीशन क्या है, 1 इज कॉल्ड योर ओवर डैम्प्ड कंडीशन, सेकंड इज कॉल्ड योर क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन, थर्ड इज कॉल्ड द अंडर डैम्प्ड कंडीशन। ऑन अंडर डैम्प्ड कंडीशन द ओवरशूट अराइज द टाइम रेस्पॉन्स, मैं थोड़ा ड्रा कर रहा हूं, यू कैन ड्रॉ द फिगर है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज द स्टेडी स्टेट है ना, दिस इज ओवरशूट, sorry, this is a overdamped, this is also called critical damped, and this is also called underdamped, and this is also known the overshoot, this is also called overshoot, इसको क्या बोलते हैं, ओवरशूट बोल, दिस पार्ट इज ओवरशूट, क्लियर हो गया है ना। दिस इज का डिले टाइम है ना, डिले टाइम बाय राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम है ना, राइज टाइम, सो मेनी है ना, ये आपको पता है आपको है ना। दिस फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ओवरशूट, क्लियर हो गया। ओवरशूट मतलब क्या है, देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक घर में 2 बंदे हैं, 2 बच्चे, एक बाप का 2 बच्चे हैं, एक बढ़िया बच्चा है, एक सब बच्चा शांत है, और दूसरा बच्चा है क्या, दुष्ट है। दुष्ट लोग पेरेंट्स आएंगे, जो दुष्ट होता है उसको ही मारेंगे, अरे इतना क्यों दुष्ट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, यार देखो वो कैसा है, शांत कैसे बैठता है, वी कैन कंपेयर फ्रॉम वन टू ईच अदर, समझ में है ना। सो दैट दे रिप्रेजेंट द ओवरशूट। ओवरशूट क्या है, इन ऑर्डर टू नो द सिस्टम इज स्टेबल और नो, देखो ये क्या है, ओवर डैम्प्ड कंडीशन मतलब क्या है, ओवर डैम्प्ड जल्दी चला जाएगा,
क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन मतलब एट द सेम टाइम में व्हेन जीटा इक्वल 0 ऑन डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये व्हेन जीटा इक्वल 1 कंडीशन द क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन, ठीक है, जीटा इक्वल 1 क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन, याद है ना। ओवर डैम्प्ड कंडीशन क्या जल्दी चला जाएगा, क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन में ठीक टाइम जाएगा, ओवर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड कंडीशन में क्या लिथार्जिक आराम से आ रहा है। तो ये जो ओवरशूट हो रहा है, द ओवरशूट रिप्रेजेंट, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं हम लोग, यू नो दिस सिस्टम इज स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, कि मार्जिनल स्टेबल है कि नहीं, कि ऑन स्टेबल है कि नहीं, क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सब काम धाम करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ओवरशूट रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना, वो कैन कंपेयर टू 1 to 100, सो दैट द ओवरशूट रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आंख बुझ के इसको याद करना, मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, द ओवरशूट रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, क्लियर हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, आई थिंक सो, है ना। हो गया कंट्रोल सिस्टम। देखिए हमने क्या है, 2015 का जो सिलेबस था, 2015 का सिलेबस में सारे कोर्स इंक्लूडिंग था, there's no particular specific course in GETCO in 2015 or 2017, लेकिन today by in 2021 the GETCO prescribed his own syllabus, सिलेबस को प्रेस्क्राइब किया है, पहले नहीं था, पहले क्या ऑल द कोर्स, सारे कोर्स था, लेकिन अभी कोर्स स्पेसिफिक और थोड़ा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट, क्लियर हो गया। तो हमको इसी हिसाब से हमको टैकल करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर आते हैं रूट लोकस, क्वेश्चन नंबर 8, रूट लोकोस इज द लोकोस ऑफ द, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है माय डियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रूट लोकोस क्या है, व्हाट डू मीन बाय रूट लोकोस ना, रूट लोकोस लोकोस ऑफ द पोल्स ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम, याद रखना। रूट लोकोस क्या है, locus of the poles of the closed loop system, locus of the poles of the closed loop system, एक closed loop system में पोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रूट लोकस का, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ला, we draw root locus using open loop information, we draw root locus by using open loop information of the system without computing the closed loop poles, ना समझ में, ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना, क्लियर हो गया। तो क्या लिख बोला मैंने, तो ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, जो रूट लोकस क्या दर्शाता है, रूट लोकस वाई सिग्निफिकाइज रिप्रेजेंट ओनली फॉर द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, है ना, समझ में, है ना। दिस सिस्टम विल स्टेबिलिटी और नॉट, दिस सिस्टम विल इमेजिनरी स्टेबिलिटी और नॉट, दिस सिस्टम विल रिलेटिव स्टेबिलिटी और नॉट, दिस सिस्टम विल स्टेबल और अनस्टेबल व्हाट नॉट, it depend the roots of the, है ना, roots of the polynomial function, roots of the polynomial function। लेकिन बेसिकली किसको ऊपर हम लोग क्या करते हैं, the roots zeros and poles right half the spline, है ना, not the left half the spline, है ना, ये सो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी है कि नॉट स्टेबिलिटी है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या सिग्निफाइज करता है, रूट लोको सिग्निफाई करता है क्या है, ओनली पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, है ना, ओनली पोल्स ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम, इसको याद रखना, हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ना। इट इज ए, है ना, क्लोज लूप पोल्स, है ना, इट इज ओपन लूप पोल्स टू ओपन लूप जीरो, ओपन लूप जीरो टू क्लोज लूप पोल टू क्लोज लूप, और ओनली फॉर द क्लोज लूप इट इज ए लोकोस ऑफ द पोल्स ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया। इस लाइन को हमेशा याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना, ये हो गया। देन हम चलते हैं आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ने क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लार्ज ओवरशूट इन ए कंट्रोल सिस्टम, ये मैंने बताया था ना, लार्ज ओवरशूट इन ए कंट्रोल सिस्टम, के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द लार्ज ओवरशूट कंट्रोल सिस्टम, सपोज ज्यादा ओवरशूट होगा, लार्जा ओवरशूट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, है ना, लार्जा ज्यादा ओवरशूट होगा, यदि ओवरशूट इज मोर, व्हाट हैपेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द लार्ज ओवरशूट, है ना, लार्ज ओवरशूट होगा, मेन रीजन क्या है, ठीक है ना। देखिए तो ये हमने पहला क्या पता चला हमको, देखो ये क्वेश्चन को देखिए, वी कैन कंपेयर क्वेश्चन नंबर 9 and 10, वी कैन कंपेयर क्वेश्चन नंबर, है ना, वी कैन कंपेयर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रूट लोकोस ऑफ द पोल्स ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है, ये क्या मैंने ओवरलूप, ये पहले था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, वी कैन कंपेयर क्वेश्चन नंबर 7
एंड क्वेश्चन नंबर 9 वी कैन कंपेयर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ओवरशूट क्या बताता है, लेट स्टेबिलिटी, ओवरशूट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ओवरशूट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा ये दर्शाता है। यदि हैविंग हाई ओवरशूट व्हाट हैपन, ज्यादा ओवरशूट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। तो पहले मैंने बताया क्या है, इट कैन रिप्रेजेंट द लूप व पोल्स ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम। सेकंड क्या है ना, ये जो हाई रेस्पॉन्स होगा है ना, ड्यू टू दी मैक्सिमम पीक होगा तो रेस्पॉन्स हाई होगा, रेस्पॉन्स हाई होगा तो क्या होगा, तो स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी हमको उसको पता चलेगा। जब होगा तो ये क्या होगा, द टॉर्क, रिलेटेड टॉर्क ऑफ द सिस्टम बा ड्यू टू दी हाँ हाईली और हाईली पॉजिटिव टॉर्क, मतलब टॉर्क ज्यादा डेवलप होगा किसमें, ओवरशूट ज्यादा होगा। देखिए कोई बंदा उछलेगा मतलब क्या है, द एनर्जी विल एक्सेलरेटेड मोर। सपोज हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सपोज कोई मशीन ज्यादा घूमेगा तो विल प्रोड्यूस नॉइज है ना, हमिंग नॉइज प्रोड्यूस करेगा, हमिंग नॉइज प्रोड्यूस हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा, हमें प्रोड्यूस टॉर्क डेवलप ज्यादा होगा है ना। वो में आएगा एक क्वेश्चन, आगे आने वाला है क्वेश्चन। तो मतलब क्या है, तो जो ज्यादा ओवरशूट होगा द टॉर्क विल बी हाई, द टॉर्क विल बी हाई, द क्रिएटर द पॉजिटिव टॉर्क है ना, द क्रिएटर एक्सेप्ट बाय पॉजिटिव टॉर्क है ना। तो प्रेजेंस ऑफ द डेडलाइन देखा, हाई गेन ऑफ द सिस्टम, गेन नहीं हो सकता है ना। प्रेजेंस ऑफ द डेडलाइन, लाइन डिले, नो डिले नहीं सकता। हाई पॉजिटिव करेक्टिंग टॉर्क और हाई रिटार्डिंग टॉर्क है ना, रिटार्डिंग टॉर्क मतलब डी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेटिंग होगा, समझ में है ना। तो एक्सेलेंट होगा जो पॉजिटिव एक्सेलेंट टॉर्क ज्यादा होगा किसमें, ओवरशूट होगा। तो ओवरशूट वजह से हमको दो प्रॉब्लम हो रहा है, ओवरशूट होगा तो क्या होगा, ओवरशूट हमको पता चलेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, ओवरशूट वजह से हमको क्या मिलेगा, हाई पॉजिटिव हाई एक्सेलेटिंग टॉर्क हमको ज्यादा मिलेगा है ना। सो दिस इज द टू मेन रीजन, यू कैन रिमेंबर इट माय डियर। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको याद रखना। व्हेन द लोड इज सडनली इंक्रीज इन रिसीविंग एंड द सिस्टम द फेल शिफ्ट, ये तो सबको पता है ना। सपोज हमने पावर सिस्टम ने हमने लोड बढ़ा देंगे, व्हाट इज द लोड, अरे भाई मैंने अभी सपोज हमारा लोड बढ़ गया, वी आर द स्टूडेंट, हमने जस्ट अभी नौकरी कर रहे हैं और ये गेटको का एग्जाम आ गया, अरे लोड बढ़ गया, अरे भाई लोड आ गया, बहुत लोड आ गया यार है ना। तो लोड होगा तो क्या करोगे, ये किताब देखोगे, ये किताब देखोगे, ये किताब देखोगे, अरे चलो जल्दी जल्दी कैसे खत्म करेंगे यार, एक महीने के बाद एग्जाम आ जाएगा है ना। ठीक है, सिमिलरली है ना, सो हम सपोज लोड, यदि हमारा लोड बढ़ गया वी कैन गेट द टेंशन, टेंशन होगा तो हम लोग क्या है, जो इजी क्वेश्चन भी गलत करेंगे। सिमिलरली कोई भी एंड में, रिसीविंग एंड स्टेशन में लोड बढ़ गया, व्हाट द एंगल विल इंक्रीज है ना, सिंपल चीज है, द फेज शिफ्ट विल इंक्रीज है ना, फिर हो गया। तो व्हेन द लोड इज सडनली इंक्रीज द रिसीविंग एंड सिस्टम द फेज शिफ्ट, the phase shift simply example of the synchronous generator है ना, simple example of the that is called your क्या है synchronous machine है ना। synchronous machine हम ओवर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड है, ये जो कंडीशन है क्या है, we can suddenly increase the load, the phase shift, the angle will be shifted but the angle will increase। so ये सिंपल क्वेश्चन है, सर लोड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली द एंगल विल बी द फेज शिफ्ट विल आल्सो इंक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देके करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन गॉस सेटल मेथड द पावर फ्लो सिस्टम। देखिए ये हो गया कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम हमने कितना क्वेश्चन पाया, कंट्रोल सिस्टम हमने 3-4 क्वेश्चन अभी तक मिला हमको। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हमको मिला बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग हमको 4-5 क्वेश्चन मिला। अभी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो इन गॉस सीडल मेथड, देखो ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन आया है लोड फ्लो एनालिसिस में आया है ना, लोड फ्लो एनालिसिस में ये क्वेश्चन है। देखिए लोड फ्लो एनालिसिस मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम मॉडर्न पावर सिस्टम का एक पार्ट है। द लोड फ्लो एनालिसिस, कैलकुलेशन द लॉसेस, द स्टेबिलिटी सिस्टम, द स्काडा एंड द HVDC HPSC लाइन, द स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, ग्रिड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले था, लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मॉडर्न पावर सिस्टम का पार्ट ऑफ द मॉडर्न पावर सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली द गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस सीडल मेथड है ना, एंड गैस इरिटेटिव मेथड है ना, पीवी बस, स्लैग बस, रेफरेंस बस है ना, ये सारे जो सिस्टम है, द सिस्टम इज कम अंडर द लोड फ्लो बाय द लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये पर्टिकुलर गेटको में हमने देखेंगे लोड फ्लो में कितना क्वेश्चन आ रहा है। लोड फ्लो में है ना, लोड फ्लो देखो क्वेश्चन नंबर 10th 11th लोड फ्लो, क्वेश्चन नंबर 12th लोड फ्लो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देन क्वेश्चन नंबर ये नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 11,
एंड क्वेश्चन नंबर 12, दिस ऑल आर द लोड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दे फाउंड द लोड फ्लो एनालिसिस। लोड फ्लो एनालिसिस हमेशा 5-6 4-5 क्वेश्चन आता है हमेशा, क्लियर हो गया। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। लोड फ्लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द वांट ओवर द लोड फ्लो। लोड फ्लो एनालिसिस क्या बोल रहा है, लोड फ्लो एनालिसिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंट मेथड है टू कैलकुलेट द गॉस सीडल मेथड। ठीक है, पहले हमको जानना पड़ेगा गॉस सीडल मेथड बा जीएस मेथड कहां एप्लीकेबल होता है। गॉस सीडल मेथड एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल बस, छोटा बस के लिए हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है ना, ठीक है ना। टू सॉल्व सेकंड 1 पॉइंट, टू सॉल्व द नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, टू सॉल्व नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने गॉस सीडल मेथड यू कैन यूज। ठीक है ना। गॉस सीडल मेथड का बहुत सारा एडवांटेज भी है और बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, सपोज 2 टाइप का डिसएडवांटेज है, 4-5 डिसएडवांटेज है। हमने बोला ये गॉस सीडल मेथड में क्या है, ये पीवी बॉस इज प्रेजेंट और पीवी बॉस इज एब्सेंट। पीवी बॉस इज प्रेजेंट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, पीवी बॉस एब्सेंट करके हमको निकाल सकते हैं ना। उसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना, सपोज कोई भी बॉस में हमको 2 पैरामीटर दिया हुआ है, वो 2 पैरामीटर अननोन 2 पैरामीटर होता है। 2 पैरामीटर क्या है, 2 सपोज पी और वी, पावर एंड वोल्टेज, द एक्टिव पावर एंड द वोल्टेज है ना। सपोज हमको दिया हुआ है ना, तो हमको क्या निकालना है, एंगल, द लोड एंगल बा फेज शिफ्ट एंगल डेल एंड क्यू, रिएक्टिव पावर हमको निकालना है। कोई बस का सपोज रेफरेंस लेटर एग्जाम पीवी बस है ना, समझ आया, पीवी दिया हुआ है और क्यू डेल निकालने के लिए, क्यू डेल निकालने के लिए हम क्यू ये सब निकालते हैं, लेकिन सारे पैरामीटर हम दे नहीं सकते हैं, पैरामीटर्स को नहीं दे होता। सो डिफरेंट पैरामीटर हमको निकाल के हमको प्रॉब्लम लोड का कितना लोड फ्लो हो रहा है उसको स्टडी करना है, उसको एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हम लोग ये स्टडी पढ़ते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस बा स्टडी फ्लो एनालिसिस बा लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लोड फ्लो एनालिसिस का डिफरेंट मेथड, डिफरेंट साइंटिस्ट है ना, वी कैन डेवलप द डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये छोटा बस के लिए कितना है, पीवी बस होगा तो होगा, पीवी बस ऑप्शन होगा तो कितना, ये कहां तक कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा कि 5 बस तक जाएगा कि 10 बस तक जाएगा कि 15 बस तक जाएगा, इसका लिमिटेशन कितना है। ठीक है, वो दिस मेथड इज इटरेशन मेथड, डिफरेंट इटरेशन मेथड बाय इक्वेशन लिख के हम डिफरेंट इटरेशन मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, इन गॉस सीडल मेथड ऑफ द पावर फ्लो प्रॉब्लम द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बसेस। नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बसेस माय डियर, क्योंकि दिस इज द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड मोस्ट डिसएडवांटेज क्या है, जितना बॉस होगा, जितना इटरेशन होगा, वो डायरेक्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द बसेस। The number of the buses direct proportional to the number of iteration। पहला क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है। नंबर 2 डिपेंड्स ऑन टॉलरेंस। टॉलरेंस पर डिपेंड हो रहा है। टॉलरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दिस इज टॉलरेंस है ना। बाय इटरेशन डिफरेंस, दिस इज आल्सो टॉलरेंस। टॉलरेंस पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन। हाँ, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज कंट्रोल बस, ये वोल्टेज कंट्रोल बस पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं। एंड रिमेन फिक्स, ये फिक्स है। लेकिन मैं बोलूंगा सपोज इसमें ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो मैं ऑल ऑफ द अबव में मार के आता, समझ में आया क्या है ना। लेकिन ऑल द अबव नहीं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मेरे हिसाब से है ना, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बसेस, डिपेंड्स ऑन दिस इज द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द गॉस सीडल मेथड। द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द गॉस सीडल मेथड क्या है, द गॉस सीडल मेथड क्या है, द नंबर ऑफ इटरेशन, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। The increase the number of iteration, direct with increase the buses. The increase the number of iteration, with direct proportion the increase the buses. समझ में, this is the one of the disadvantage of the Gauss seidel method. Number 1 है ना। And slow rate of the conversion. Number 2 rate of the conversion slow होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। And it is suitable for the small buses. ये small buses के लिए suitable है। 3 मैंने बताया, मेन चीज जो है बताया 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, तो ये डिपेंड्स ऑफ द इटरेशन, डिपेंड्स टॉलरेंस। पहले क्या है, मेरा जो गेटको का आंसर है दिस इज बी, बट माय आंसर आई एम द करेक्ट इज दैट डिपेंड्स ऑन द बसेस, डिपेंड द टॉलरेंस। वो बात की बात है, टॉलरेंस का बात की बात है ना। लेकिन पहले ये मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द गॉस सीडल मेथड क्या है, द इटरेशन, द पावर, द गॉस सीडल मेथड पावर द फ्लो प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ इटरेशन है ना,
डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बसेस। समझ में आया है ना, इटरेशन जितना बढ़ के जाएगा नंबर ऑफ द बसेस उतना इंक्रीज होते होते जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पहला। सेकंड का डिपेंड टॉलरेंस, ये भी हो सकता है, ये भी टॉलरेंस है लेकिन बाद की बात है, लेकिन प्रोपेबल आंसर होगा तो एक भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन मेरा आंसर ए है। हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे बाद में, है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं उसके आंसर के साथ भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, इन लोड फ्लो एनालिसिस द लोड एट द बस इज रिप्रेजेंटेड एज load at the buses represents a voltage dependent impedance at the buses, a constant impedance current at the buses, a constant current drop on the buses. The load at the bus represents as a admittance matrix. समझ में आया, है ना। लोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो चरों को हम एडमिटेंस से जरिया में रिप्रेजेंट करते हैं ना गुरु, है ना। ये क्या लिखा है, वोल्टेज डिपेंडेंट इंपीडेंस ऑफ द बस, नो, है ना। कांस्टेंट इंपीडेंस कनेक्ट टू द बस, नो, इंपीडेंस कनेक्शन नहीं होता, है ना। we can represent by the admittance matrix method, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट करंट ड्रॉप ऑन द बसेस एंड नॉन ऑफ दिस, इसमें नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, यू कैन आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 13, द कांस्टेंट दैट आर टू बी मेट विद फॉलोइंग यूसी प्रॉब्लम। यूसी प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देके सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, है ना, दैट इज यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, है ना। यूसी प्रॉब्लम क्या है, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, व्हाट इज यूसी, यूनिट कमिटमेंट लिख रहा हूं मैं, यूसी द यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, COMMITMENT, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। समझ में आया, दिस इज यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड यूसी प्रॉब्लम। ये यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम किस पे एराइज होता है, दिस इज आउट द सिलेबस मेरे भाई डियर। जो बंदे नौकरी कर रहा है, when the man is working in the GETCO, the working the transmission line or working in different sector, he know what the unity commitment problem or the unity commitment problem। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। unity commitment problem raised in the long transmission line by long power ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर में ये एप्लीकेबल होगा। यूनिट कमिटमेंट मैंने कमिटमेंट दिया था, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम अराइजेस। समझ में, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, तो ये मेरे को 1 घंटे का सुधा चाहिए, दिस इज माई कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, मेरे पास आइए, आई विल क्रैक योर गेट को एग्जाम। आप मेरे पास आइए, मैं गेट का जो क्रैक करने के लिए गारंटी देता हूं। दिस इज माई यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में, है ना। तो यूनिट कमिटमेंट जो प्रॉब्लम है, ये 3 चीज को डिपेंड करता है। वन इज कमिटमेंट डिसीजन ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन डिसीजन ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3 नेटवर्क डिसीजन ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को सपोज आपको नहीं आ रहा है, सपोज इसमें नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल लीव दैट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, सपोज आपको IQ है, आपका IQ है, यू कैन यूज इट। सपोज आपके पास IQ नहीं है, देयर इज नो IQ, नहीं IQ लगाने की जरूरत नहीं है, नो तुक्का अलाउड। सर ने बोला था नो तुक्का अलाउड, सिंपल क्वेश्चन लीव इट। क्योंकि यूसी कमांड में यूसी प्रॉब्लम हमने पढ़ा नहीं इंजीनियरिंग करियर में, यूसी प्रॉब्लम हमने पढ़ा नहीं। एमटेक लेवल में पढ़ाया था दी रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना। द कांस्टेंट डाटा टू मीट विद व्हाइल सॉल्विंग द यूसी प्रॉब्लम, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम अराइजेस। मैंने बताया ये कहाँ है, डिफरेंट पावर प्रॉब्लम सेक्टर में। इसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च ओरिएंटेड डिफरेंट मेथड है, LR मेथड, लैग्रांजियन रिलैक्सेशन मेथड, है ना, और MSG मॉडिफाइड MSG, दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड सब रेजेंट मेथड, शायद आई थिंक, है ना। MSG, हाँ, मॉडिफाइड सब ग्रेडियंट मेथड, मॉडिफाइड सब ग्रेडियंट मेथड, सो वन इज द मेथड एंड LR मेथड, डिफरेंट मेथड है। ये रिसर्च पीपुल ने, ये लोग ने रिसर्च ओरिएंटेड करके। तो ये जो कमिटमेंट प्रॉब्लम मैंने बताया, यूनिटी कमिटमेंट प्रॉब्लम 3 ऊपर डिपेंड करता है। वन इज कॉल्ड कमिटमेंट डिसीजन, सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिसीजन एंड थर्ड इज कॉल्ड नेटवर्क डिसीजन ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। क्लियर हो गया अभी ये। तो ये क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट दैट टू बी मेट विद व्हाइल सॉल्विंग द यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा जरूरत है, कौन सा इज व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। स्पिनिंग रिजर्व, मिनिमम ऑफ टाइम,
मिनिमम डाउन टाइम है ना, मिनिमम ऑफ टाइम। सपोज पावर ट्रांसमिशन हो रहा है कहाँ से, सपोज जो डिस्ट्रिक्ट, सपोज तुम्हारा इलाका में ज़्यादा एमएलए रहता है, एमपी रहता है, एमएलए रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, विजिटिंग करने के लिए आया वो एरिया को, इलाका को तो हम क्या करेंगे, नो कट पावर सप्लाई। आप उस एरिया को पावर सप्लाई कट नहीं पाओगे। पावर सप्लाई सब काट दिया तो कल आके वो थपड़ा मारेगा, मतलब वो डिसमिस यूर द पोस्ट। दिस यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, यूनिट कमिटमेंट। तो क्यों किया सर, प्रॉब्लम क्या है, वाई, इसको क्यों किया, नहीं मेरा स्पिनिंग रीजन प्रॉब्लम है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, तो काटा क्यों है, नहीं सर ये अप टाइम करना था, डाउन टाइम करना था सर, ये इसमें ज़्यादा बाहर बंद प्रॉब्लम हो गया। नो ऑल द रीजन, व्हाट एवर रीजन में भी, सो दैट इज आल्सो का यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आपको आपको जो आपका IQ लगा के भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है ना। तो यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम के लिए, यूनिट कमिटमेंट के लिए हमको एक स्पेशल चैप्टर है, हम आपको डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, इफ टाइम इज परमिट है ना। देन नेक्स्ट चलते हैं 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोल रहा हूँ, दिस इज IQ क्वेश्चन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन। इसको आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो उसको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करने का। हमने 40 क्वेश्चन में हमने एक ही क्वेश्चन देखा जो कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दिस इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, पर इससे थोड़ा अलग हटके टाइप का क्वेश्चन है, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मींस 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी कब होगा, व्हाट डू मीन स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग बाय नंबर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज नियर टू द डिस्क। ये है स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला है ना, जिसे आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग एफिशिएंसी है ना। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है माय डियर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू ईटा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग्स बाय नंबर ऑफ द डिस्क इनटू वोल्टेज नियर टू डिस्क, दिस इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। क्लियर हो गया। स्ट्रिंग एफिशिएंसी करने के लिए हम लोग क्या 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी कब होगा, जब सारे में इक्वल वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज का मतलब है ना, हम लोग आ रहे, हम लोग जितना खेल खेल रहे हैं अभी, यू कैन गेट दी इनर टू गेट दी इक्वल वोल्टेज। मेरे भाई वोल्टेज पाने के लिए हम लोग इतना खेल खेल रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन क्यों कर रहे हैं, टू गेट दी इक्वल वोल्टेज। हमको करंट का कोई लेना देना नहीं है, हमको करंट के साथ कोई लेना देना, हमारा हमें सीधा डायरेक्ट वोल्टेज के साथ बात करने का। वोल्टेज के साथ बात करेंगे तो ऑटोमेटिक करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यदि यू कैन टॉक विद वोल्टेज देन ऑटोमेटिकली द करंट विल कम। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया ना, हम वोल्टेज से बच्चों इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी, the voltage across to string, the voltage across the string by number of the strings into the voltage nearest to the disk, this is string efficiency। 100% string efficiency पाने के लिए हमको सारे वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस across the each disk, this is 100% करेक्ट। तो उसको देखने का सोचने का नहीं। ठीक है, तो हाउ डू इंप्रूव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम तो यही कर रहे हैं है ना, गार्ड रिंग यूज कर रहे हैं है ना, ये सब क्यों कर रहे हैं, टू गेट द इक्वल अमाउंट द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने के लिए। ठीक है, 100% एफिशिएंसी नहीं पाए हम लोग है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए आपको ये थोड़ा IQ यूज करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम इज फॉल्ट। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, याद रखना, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, इट इज ओनली फॉर द एंड इक्वल एरिया क्राइटेरिया। लिख लूं क्या है ना, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल एंड इक्वल एरिया क्राइटेरिया, दिस ऑल आर दी रिलेटेड टू दी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, दिस ऑल आर रिलेटेड टू दी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। याद रखना, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ऑल आर द कंसेप्ट अंडर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में इंपोर्टेंट ये सब आएगा, क्या है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है क्या मेरे भाई, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मतलब क्या है, सो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लार्ज डिस्टर्बेंस, विद लार्ज डिस्टर्बेंस अकर इन एनी ट्रांसमिशन लाइन but any motion or any system, the large disturbance occur in any system in order to come to the synchronizing, है ना, लार्ज डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो हम लोग करेंगे, सो दैट द एनालिसिस इज आल्सो को, हम जो पढ़ेंगे दिस आल्सो को ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया क्लियर। ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी करने के लिए हमको 3 क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम और इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, याद रखना। और स्टेडी स्टेट केस के लिए क्या है, स्टेडी स्टेट लिमिट के, ये तो क्वेश्चन आता है, रिएक्टिव पावर लिमिट, शॉर्ट सर्किट करंट, ये नहीं है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसको क्या करने के लिए क्या है, स्टेडी स्टेट लिमिट का स्टिफनेस कांस्टेंट, द टर्म रिलेटेड टू द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टिफनेस कांस्टेंट is the term
related to the steady state stability, critically clearing angle, critically clearing time, equal area criteria related to the tangent stability my dear. क्लियर हो गया? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ द जनरेटर बिल। फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ द जनरेटर बिल, देखिए फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम, देखिए माय डियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पावर सिस्टम का है, दिस इज जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कौन दे पाएगा आंसर? व्हेन द मैन इज वर्किंग इन द फील्ड, जो बंदा फील्ड में वर्किंग करता है वो ही विल आंसर, ही विल आंसर, ठीक है। अदरवाइज आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है ना? तो व्हाट इज द फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम? व्हाट डू मीन बाय द फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ द जनरेटर बिल? ये एक्साइटेशन सिस्टम है क्या? फिर बोल रहे हैं फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम। फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम है क्या? देखो सपोज क्वेश्चन पढ़ लिया, सपोज आपको पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। फास्ट को छोड़ दो, एक्साइटेशन सिस्टम जनरेटर का एक्साइटेशन सिस्टम है, ठीक है ना? पढ़ा ना? एनी जनरेटर एनी डीसी मशीन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन। समझ में? व्हाट द एक्साइटेशन? एक्साइटेशन द इंटरनल वे ऑफ द सिस्टम, वी कांट डिफाइन व्हाट द एग्जैक्ट एक्सेप्शन ऑफ द एक्साइटेशन, यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन the DC machine can be divided into two types. One is the separate excited DC generator and other is the separate self-excited DC generator. One is self-excited and other is separate excited. The self-excited is due to the presence of residual magnetism. Yes or no, my dear? And the separate excited is only for the external source you can apply to the field. Excited. This is the separate excited system. Clear हो गया? अलग एक्साइटेड सिस्टम देके हम सिस्टम को रन कर रहे हैं। दिस इज द सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम। सेल्फ एक्साइटेड में क्या अपने आप होगा? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक सब्सटेंस मेड इन द कोर ऑफ द मशीन और द सब्सटेंस और द मशीन और द यानी चाहे डीसी और एसी चाहे स्टैटिक डिवाइस, व्हाटएवर द डिवाइस में भी, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो स्टार्टिंग करने के लिए हमको क्या करेंगे, है ना? स्टार्टिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एक्साइटेड के लिए हम लोग को स्टार्टिंग करने के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा होगा, व्हाट द वोल्टेज बिल्ड अप इन ए डीसी जनरेटर। क्वेश्चन कहां से आया है? डीसी जनरेटर में। वोल्टेज बिल्ड अप डीसी जनरेटर, द वोल्टेज बिल्ड अप डीसी जनरेटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शुड बी ए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। द रेजिस्टेंस इज लेस देन टू द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। समझ में? ये कंडीशन है ना? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, देखिए सिंपल, ये हमने थ्योरी वाला पार्ट है। प्रैक्टिकली क्या है? सपोज यू आर टू बी इंजीनियर, गेट को इंजीनियर, यू वांट द इंस्पेक्शन ऑन द फील्ड, आपको इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा है, आपको देखा जनरेटर पड़ा हुआ है, तो अब क्या करना है? व्हाट इज योर ड्यूटी? टू सी द जनरेटर इज ऑन रनिंग और नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। तो फाइल क्या करेगा? आपको स्विच करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन मतलब यू कैन गेट द डीसी सप्लाई टू द फील्ड, हमको फील्ड को डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। समझ में? फील्ड एक्साइटेशन कैसे होगा? हाँ, समझ में? हाँ, तो मैंने ऐसी का पार्ट जो फील्ड एक्साइटेड पार्ट और एक्साइटेड मस्ट डीसी, जब एक्साइटेड होगा तब जब एक्साइटेड बिल्डअप होगा तब जाके हमको मोटर स्टार्ट होगा। जब मोटर स्टार्ट होगा, देखिए द मोटर विल स्टार्ट नॉट इन रनिंग पोर्शन, द मोटर इज इन आइडल पोर्शन, आइडल पोर्शन घूम रहा है। जब मोटर रनिंग पोर्शन में लेंगे घू साउंड होगा, दिस इज डायनेमिक बैलेंस, डायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ? जो घू साउंड होगा तो दी फ्लोचोडम विल occur, समझ में? जब फ्लोचोडम होगा उसको टाइम लगेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर वोल्टेज बिल्डअप होगा। वोल्टेज कितना है? पहले जब स्टार्ट करोगे 220 वोल्टेज में चलेगा, फिर जब राउंड पे लोगे, जब राउंड द टेक इज 440 वोल्ट, जब 440 वोल्ट दोगे तब ये फ्लक्चुएटिंग होगा। जब फ्लक्चुएटिंग होगा दैट इज आल्सो डायनेमिक स्टेबिलिटी, स्मॉल अमाउंट डिस्टर्बेंस अकर, अगेन कम टू द सिंक्रोनिज्म, दिस इज आल्सो को डायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ में? है? तो ये जो फास्ट एक्साइटेशन, जब जल्दी एक्साइटेशन करेंगे, यदि फास्ट एक्साइटेशन करना पड़ेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है? इट इज अराइजेस फ्रॉम द डायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ द जनरेटर विल इंप्रूव द डायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ में? है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो डायनेमिक स्टेबिलिटी को है ना इंप्रूव
प्रॉब्लम है इंप्रूव नहीं करने का, है ना। समझ डायनामिक स्टेबिलिटी बनेगा थोड़ा सा जल्दी नहीं करेगा, फास्ट एक्सरसाइज का मतलब जल्दी नहीं करेगा। सपोज आपने स्टार्ट कर दिया तुरंत मार देने का, तुरंत जल्दी नहीं। द मोटर विल रन फ्रॉम द आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन में घूमना चाहिए 10 मिनट की 15 मिनट की 15 सेकंड के घूमने के बाद हम उसको रन पे लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्ट एक्साइटन सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फास्ट एक्साइटन सिस्टम को द फास्ट एक्साइटन सिस्टम जनरेटर बिल इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, डायनामिक स्टेबिलिटी इंप्रूव होने का चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन है लेकिन आपका आईक्यू यूज करके इसको कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, द जेड मैट्रिक्स और 2 पोर्ट नेटवर्क गिवन बाय, द जेड मैट्रिक्स और द 2 पोर्ट नेटवर्क गिवन बाय, ये 2 पोर्ट नेटवर्क डाल दिया, नहीं तो हम लोग क्या सीधा चले जाते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में। 2 पोर्ट नेटवर्क डाल दिया तो हमने आ जाए कहाँ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 पोर्ट नेटवर्क सिस्टम का क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 पोर्ट नेटवर्क सिस्टम का क्वेश्चन, जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर, ये क्वेश्चन वाला ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जेड मैट्रिक्स और 2 पोर्ट नेटवर्क, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, दिस इज का 2 पोर्ट नेटवर्क, दिस आल्सो कॉल्ड 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो दिस जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर कितना दिया है 0.9, 0.2, 0.2 एंड 0.6 एंड 0.6 दिया है। जेड पैरामीटर जेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम लाइक दिस इज जेड मैट्रिक्स, है ना। पूछ रहे व्हाट इज दिस आल्सो जेड, इसको लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, Z11, Z12, Z21 एंड Z22 लिख सकते हैं ना। Z11, Z12, Z21, Z22, दिस इज जेड मैट्रिक्स ऑफ एनी 2 पोर्ट नेटवर्क सिस्टम। क्या पूछ रहा है वो, तो जेड मैट्रिक्स ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क इज गिवन, है ना, गिवन द एलिमेंट Y22 निकालने के लिए बोल रहा है, Y22 निकालने के लिए Y22 फॉर्मूला इक्वल टू Z11 बाई डेल जेड, फॉर्मूला के नहीं, है ना, Z1 बाई डेल, व्हाट इज डेल जेड इक्वल टू फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला रिमेंबर, डेल जेड इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 एंड Z21। ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0.5, है ना, हमको मिलेगा 0.5, है ना। तो 0.9 बाई 0.5, 0.9 बाई 0.5, 1.8 आंसर है 1. दिस आंसर 1.8। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में द 2 पोर्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू कैन फर्स्ट फोकस ऑन द 2 पोर्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमको 6 चैप्टर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, माइक्रोस्टैटिक, एसी फंडामेंटल्स, रेजोनेंस सर्किट, 3 फेज सर्किट नेटवर्क एंड द 2 पोर्ट नेटवर्क, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को आपको करना है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। सपोज इसमें 2-4 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया तो यू आर दी आउट ऑफ द रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, वाई बस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स, व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स, द स्पार्स मैट्रिक्स बिकॉज, देखिए स्पार्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन द स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, द वाई मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स, SPAR स्पार्स मैट्रिक्स ना। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब क्या है, द कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ऑन द डायगोनल को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज कदी जीरो, ज्यादा जीरो एलिमेंट होगा तो इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है ना। एंड द इनवर्स ऑफ जेड मैट्रिक्स है ना, यदि साइज ऑफ द मैट्रिक्स है ना, इसके क्या है, छोटा मोटा साइज मैट्रिक्स मोर देन 3 से ज्यादा होगा, यदि साइज ऑफ द मैट्रिक्स मोर देन 3, है ना, मैट्रिक्स का साइज क्या होता है 3 से ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा होता है, मतलब 3 to 3 बाई मैट्रिक्स नहीं, 3 to 4, 3 to 5, है ना, मोर 5 to 5 मैट्रिक्स, 5 to 6 मैट्रिक्स, 6 to 7 मैट्रिक्स। तो ये है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स containing more number of non zero element, है ना, containing more number of zero element, सॉरी जीरो एलिमेंट होगा तो इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो द वाई मैट्रिक्स इज स्पार्स मैट्रिक्स बिकॉज Bose incidence matrix is separate matrix. Bose incidence matrix is a sparse matrix. Y primitive is a spare matrix. Lines are connected to less number of buses. Number of lines are less. Number of lines are less. क्या क्वेश्चन क्या है, lines are connected to less number of the buses. मैंने क्या बोला, up to the matrix is more than 3. If the matrix is more than 3,
है ना, सॉरी मैंने क्या बोला, स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ज्यादा होगा, लिख लो मैं, है ना। व्हाट द कंडीशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, नंबर वन, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट मोर, ज्यादा होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट मोर, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू क्या है, सपोज इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा इफ द मैट्रिक्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मोर देन 3, सपोज मोर देन 3 होगा बट दिस और रैंक नहीं, द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, द साइज ऑफ द मैट्रिक्स मोर देन 3, सपोज 5/4 मैट्रिक्स है कि 5/5 मैट्रिक्स है, अरे उसका इनवर्स निकालना हमके लिए मुश्किल होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए क्यों, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट होगा, है ना, ज्यादा पार्ट का ज्यादा नंबर ज्यादा होगा मैट्रिक्स, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर हो गया। कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनवर्स ऑफ द जेड बस मैट्रिक्स इफ द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज मोर देन 3, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्पार्स मैट्रिक्स, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है, जब ये होगा, जब डिफिकल्ट होगा मोर देन 3 से ज्यादा होगा, हमको इनवर्स मैट्रिक्स का डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द कनेक्टेड बसेस विल बी लेस होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, समझ में, तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो हम जो कनेक्ट करेंगे वन बस टू अनदर बस, number of the element but number of the buses count for the one bus to other bus, one bus to other bus will be should be limited, so this is also called a space matrix one the function, clear हो गया है ना। तो the y bus matrix is space matrix because lines are connected to the less number of buses, ठीक है, y permit is space matrix नहीं, number of lines are less ऐसे नहीं, the lines are connected to the less number of the buses, ये जो lines बहुत सारे lines हो सकता है और number of buses कम होना चाहिए, this is also का more than 3 होगा तो हमको डिफिकल्ट होगा इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स जेड निकालने के, इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जेड निकालने के लिए हमको डिफिकल्ट होगा, इंपेडेंस मैट्रिक्स इनवर्स, इंपेडेंस मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए हमको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस मैट्रिक्स का, स्पेस मैट्रिक्स उसको ही बोलते हैं ना, जितना कम होगा उतना ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन ए पावर सिस्टम नेटवर्क एट व्हिच बस दिस शॉर्ट इज कनेक्टेड टू बी नोन एज, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज सिली क्वेश्चन, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, बस शॉर्ट, शॉर्ट आएगा तो एडमिटेंस, शॉर्ट मतलब एडमिटेंस, वाई बस ऑफ द सिस्टम, है ना, सीरीज आएगा तो इंपेडेंस, है ना, आंख बुझ के, इसमें कोई दिमाग यूज नहीं लगाने का, ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इज इंप्रूव बाय, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इज इंप्रूव बाय, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पार्ट है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे सारे बहुत सारे मेथड है, सबसे वन मेथड हमको रिएक्टेंस कम करना है, रिएक्टेंस कम करना है, पूछो सर रिएक्टेंस क्यों कम करना है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी के साथ रिएक्टेंस का क्या काम है, अरे भाई है ना, रिएक्टेंस से सब कुछ गड़बड़ करता है, एक्सएल इक्वल 2πf इंटू एल, एक्स इक्वल 1/2πf इंटू सी, वो करी कराई थाऊ सही, वो करता है, वो करता है, वो धरता है, वो धाता विधाता है, कौन है, फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई, एक्सएल इक्वल 2πf इंटू एल, दैट मीन्स एक्सएल if the induct if the frequency increase the inductive reactance also increase, if the frequency decrease the capacitor reactance also increase, तो this is the frequency dependent, this is the frequency dependent, समझ में, तो reactance is a very important, played a very important role in a disturbance or the for the stability, for the steady state stability, clear हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, the steady state stability power system improve, हम दे steady state stability को improvement करने के लिए, steady state stability है क्या, छोटा सा डिस्टर्बेंस आएगा, हमको अगेन रिगेन टू सिंक्रोनिज्म, दैट द स्टेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ठीक है। एक ही सपोज सिंगल कंडक्टर है, उसका जितना रिएक्टेंस होगा हम उसका डबल कंडक्टर कर देंगे, उसका रिएक्टेंस कम हो जाएगा, से रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्लियर हो गया, अभी समझ में आया। सिमिलरली क्या बोल रहा है,
स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी द पावर सिस्टम इंप्रूव बाय रिड्यूसिंग द फॉल्ट क्लियरिंग एंगल। हमको क्लियरिंग एंगल, क्लियरिंग टाइम, क्लियर एंगल, क्लियरिंग टाइम रिलेटेड टू द ट्रांजिशन स्टेबिलिटी मैंने बताया था। इसके स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट, समझ में, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है। यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड सिंगल सर्किट, ठीक है। बाय यूजिंग फास्ट स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग होगा तो डायनामिक स्टेबिलिटी यूज होगा। नॉट डिक्रीज जनरल रिएक्शन, नो, है ना, जनरल रिएक्शन का डिक्रीज नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है, डिक्रीजिंग जनरेटर इनर्शिया, इनर्शिया को डिक्रीज करेंगे तो स्टेडी स्टेट कम इंप्रूव हो जाए क्या, नहीं। तो स्टेडी स्टेट लिमिट को इंप्रूव करने के लिए हमको रिएक्टेंस को कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंस को कम करने के लिए एक ही उपाय क्या है, सिंगल लाइन जगह में डबल लाइन करेंगे। डबल लाइन करेंगे तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा तब हमारा स्टेडी स्टेट लिमिट इंप्रूव होगा। क्लियर, दिस सिंपल शॉर्टकट फार्मूला, ठीक है ना। देन नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। इन ए थर्मल पावर प्लांट, इट इज टू मेनी टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग तो लेगा। इन ए थर्मल पावर प्लांट द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इज इन एवरी एग्जाम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एन एवरी एग्जाम। देखिए फ्लू गैसेस कहां से कलेक्शन होगा, क्या बोल रहा है ये, इन थर्मल पावर प्लांट, ये पावर सिस्टम से आया है। थर्मल पावर प्लांट, हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर इन, फ्लू गैस का कहां से रिकवरी हो रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय, देखिए आपके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक सिंपल चीज याद रखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ बॉयलर, मैं ड्रा कर रहा हूं, डायग्राम देख लेना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देखना। तीनों चीज आपको याद रखना, 4 चीज। वन इज द बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। सुपर हीटर, देखिए सुपर हीटर, इसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर, ये हमेशा क्वेश्चन आता है तीनों को। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, ठीक है, ठीक है। सी, नीचे सी, यू कैन सी SEA, याद रखना। BC है ना, BC, ये कोड वर्ड को आप याद रख सकते हो, है ना। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, आ सकता है आगे पी, नीचे जाना AC है ना, समझ में आ रहा। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, ये हमेशा क्वेश्चन आता है इंडियन इंडियन सर्विस में भी, गेट में भी, सारे एग्जाम में पूछता है। सीरियल वाइज कौन सा है, देखिए क्लियर हो गया है ना। तो ये जाएगा फ्लूइड गैस, ये जाएगा स्टीम, इधर आएगा, ये सारे इधर आएंगे, ये सारे इधर आएंगे, ये है ना, समझ में आया, क्लियर हो गया है ना। बस इसका हो गया। प्लस जो फीड वाटर, ये फीड वाटर इधर जाएगा पंप में, पंप थ्रू फीडिंग वाटर बाय जाएगा इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर एक ही चीज है, एक ही बंदा है इकोनोमाइजर। दिस इकोनोमाइजर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनोमाइजर, ये फ्लू गैस को, है ना, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से आएगा, इधर आएगा, क्लियर हो गया। तो दिस इज दी, है ना, व्हिच इंपॉर्टेंट, द इकोनोमाइजर इज रिकवरी फ्रॉम दी, है ना, रिकवर फ्रॉम द फ्लू गैस। फ्लू गैस को रिकवर करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट इज कौन सा, इकोनोमाइजर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देके करना है। देन क्वेश्चन नंबर 22, द लाइन करंट ऑफ 3 फेज ऑन बैलेंस लोड, जीरो सीक्वेंसी। हमारे पास 3 करंट है, जीरो सीक्वेंसी, पॉजिटिव सीक्वेंसी, नेगेटिव सीक्वेंसी। जीरो सीक्वेंसी मतलब फेज एंगल 0 डिग्री होगा तो 180 डिग्री होगा, पॉजिटिव सीक्वेंसी होगा तो क्लॉकवाइज 120 डिग्री, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। दिस इज नेगेटिव सीक्वेंसी, पॉजिटिव सीक्वेंसी, जीरो सीक्वेंसी। I0, जीरो सीक्वेंसी, I0 इक्वल IR प्लस IY प्लस IB। I0 क्वेश्चन नंबर जैसे I0 इक्वल टू IR प्लस IB प्लस IC, तीनों को ऐड कर देना, जितना आएगा दिस इज रिजल्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 4 -1 1
-1 + 2 1 हो गया, देन Z2 क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला है। देन द सोर्स इंपेडेंस ऑफ द लोडिंग ऑफ द लाइन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, द सोर्स इंपेडेंस ऑफ द लोडिंग ऑफ द लाइन। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है हमें दिस क्वेश्चन आस्क्ड एवरी एग्जाम, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सीएल वाधा, ये सीएल वाधा क्वेश्चन है, समझ में है ना। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द सीएल वाधा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इंपेडेंस है दुनिया में, इतना सारा इंपेडेंस है पूछो मत। सोर्स इंपेडेंस, इमेज इंपेडेंस और द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। सोर्स इंपेडेंस, इमेज इंपेडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। सोर्स इंपेडेंस इक्वल टू √L by C, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस √L into C, and the image impedance equal √AB by CD. So all are the impedance will depends upon only for the parameters. All the impedance will depends upon only for the parameters. No depends upon the length. समझो, no depends on length. लिख दूं क्या, तो लिखो, ये थोड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, इजी होगा समझने में इजी होगा। देखिए 3 टाइप का इंपेडेंस, वन इज द सोर्स इंपेडेंस, वन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड इमेज इंपेडेंस। इमेज इंपेडेंस किसको ऊपर डिपेंड करेगा, √AB by CD, √AB by CD। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस √L into C, ये क्या है, √L upon C, ठीक है ना। तो दिस इज बहुत सारे इंपेडेंस है मैंने, और प्रोपागेशन कांस्टेंट ना जो भी है बहुत सारे का है फॉर्मूला। तो इसीलिए ये जितना इंपेडेंस है लेंथ पर डिपेंड करेगा, डिज नॉट लेंथ, नॉट डिपेंड लेंथ, ओनली फॉर द पैरामीटर। दिस इज द parameter passive element L and C, and this is the parameter ABCD parameter, this is the lambda distribution parameter। lambda parameter होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, एंड दिस से ABCD पैरामीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए तो जो इमेज इंपेडेंस होगा कि सोर्स इंपेडेंस होगा, कि सोर्स इंपेडेंस लोडिंग होगा, कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होगा, ये लाइन पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली फॉर द पैरामीटर, ठीक है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, इन केस द बैलेंस 3 फेज साइनसॉइड सप्लाई बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको आईक्यू यूज करना पड़ेगा। आईक्यू क्या है, कौन सा आईक्यू लगाओगे आप, इफ केस द बैलेंस 3 फेज साइनसॉइड सप्लाई बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। सपोज फेज डिफरेंस होगा तो कौन सा रीजन होगा, न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द लोड इज बैलेंस, लोड बैलेंस होगा तो न्यूट्रलाइज रिक्वायर्ड नहीं है। कौन बोला भाई न्यूट्रल जरूरत है, हम लोग कल 2017 में क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्वेश्चन था फ्लोटिंग न्यूट्रल एक क्वेश्चन था, ये सुनो फ्लोटिंग न्यूट्रल एक क्वेश्चन था। तो सिमिलरली इन केस द बैलेंस 3 फेज साइनसॉइड सप्लाई बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस, न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द बैलेंस, ये होगा नहीं। रोटेटिंग माइंड फिर इज प्रोड्यूस, फेज डिफरेंस होगा तो रोटेटिंग, न्यूट्रल वाइज नॉट रिक्वायर्ड इफ द लोड इज बैलेंस। हाँ ये बात भी सही है। तो क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे है ना। इन कहते बैलेंस 3 फेज साइनसॉइड सप्लाई, बैलेंस 3 फेज सॉरी आर, ये Y, ये B, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, 0 दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। स्टार इनके से बैलेंस 3 फेज साइनसॉइड सप्लाई, हमने साइनसॉइड सप्लाई दिया, ऐसे सप्लाई दे दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे सप्लाई। बिकॉज फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है, न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द लोड इज बैलेंस, न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द लोड इज बैलेंस। सही है ना, सही कि नहीं है ना। सब लोड बैलेंस होगा, न्यूट्रल वायर का जरूरत नहीं, द करंट मीटिंग एट द पॉइंट इक्वल 0, समझा। तो न्यूट्रल क्यों लगाते हैं, सब ऑन बैलेंस लोड होगा तो हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। तो न्यूट्रल वायर नहीं होगा, ओपन हो जाएगा, तो ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज, ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज अलोंग द लाइनर फेज,
समझ में आ रहा, क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कल हम करे थे, ठीक है। तो ये है रोटेटिंग माइंड फ्रीज प्रोड्यूस, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। न्यूट्रल करंट इज हाई, द लोड इज नॉट बैलेंस, करेक्ट, ये भी है। एंड ऑल ऑफ द करेक्ट, ये भी है। चारों थिंग करेक्ट है। मैंने कल बोला 2017 में क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और 2017 करके हम 2015 कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। तो इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोटिंग न्यूट्रल पॉइंट होगा तो ऑन बैलेंस लोड होगा, ऑन बैलेंस वोल्टेज, ऑन बैलेंस वोल्टेज डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम लोग लोड लगाते, इसलिए न्यूट्रल लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। बैलेंस होगा तो न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम क्वेश्चन चलते हैं 25। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाई बस मैट्रिक्स यूज नोडल वोल्टेज एनालिसिस, यूज नोडल वोल्टेज। अरे भाई नोडल वोल्टेज एनालिसिस होगा तो केसीएल डाल देने का, देख देख के क्वेश्चन आंसर कैसे, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट। नोडल एनालिसिस, द करंट मीटिंग एट द पॉइंट 0, द इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग 0। नोडल एनालिसिस ओनली फॉर द केसीएल, नोडल एनालिसिस केसीएल, मेश एनालिसिस केवीएल, ठीक है, ये छोटा ध्यान रखने का। देन क्वेश्चन नंबर 26, द रेटिंग ऑफ द गिवन ऑफ द नेम प्लेट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये सबको पता है, ट्रांसफर रेटिंग इन केवीए, ट्रांसफर रेटिंग इन केवीए नॉट इन किलोवाट। केवी होगा तो कौन सा, ये एपरेंट पावर का, एपरेंट पावर विल बी व्हिच कैन अप्लाई V इंटू आई, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, तीन पावर है। एक्टिव पावर यूनिट किलोवाट है, रिएक्टिव पावर यूनिट केवीआर है, एपरेंट पावर केवीए। दी ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए नॉट इन किलोवाट, इसलिए एपरेंट पावर आएगा, ठीक है। इसको देख देख के आंसर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन देन क्वेश्चन नंबर 27, the magnitude the sum of the two sides of voltage equal magnitude each individual voltage, what must the phase difference to आएगा, इसको देख के ही बोल देना, the phase difference is 120 degree, there is no need to explain, ठीक है ना। then power factor correcting element general connector, power factor correcting element is general connected series with load, parallel to the load, series with source, parallel to source, पावर फैक्टर करेक्टिंग एलिमेंट। देखिए पावर फैक्टर करेक्ट एलिमेंट, हाँ पावर फैक्टर, हमने पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए हमने तीन मेथड यूज करते हैं। वन इज कैपेसिटर बैंक, सेकंड इज सिंक्रोनस कंडेंसर, एंड थर्ड इज फेज एडवांसर। फेज एडवांसर है ना, वन इज कनेक्टेड टू द लोड, वन इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, वन इज कनेक्टेड टू द रिसीविंग स्टेशन, समझ में है ना, क्लियर हो गया। तीनों तीन, तो पावर टू दी है ना, सीरीज विद सोर्स, पैरेलल विद सोर्स, सोर्स के साथ हम पैरेलल कनेक्शन कर पाएंगे नहीं, पैरेलल विद लोड, लोड के साथ हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं करेंगे, लोड के साथ पैरेलल कनेक्शन करेंगे। नंबर वन एट द रिसीविंग स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन पे फेज एडवांस यूज कर सकते हैं। तो इसलिए तीन कंडीशन का तीन इंपोर्टेंट है, इसलिए फेज कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर, ये तीनों चीज को याद रखना, इससे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द पावर यूनिट इंपीडेंस, ठीक है। some network is difference, some network disturbances occur, wait